आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, और हम लोग ये नया सिलेबस नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है थर्मोडायनेमिक्स। इससे प्रीवियस आप मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ी हुई हैं, जिसमें कि बेसिकली मैंने बॉयलर वाला पोर्शन कवर किया था, ठीक है ना। तो आज से हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे कि वहां से स्टार्ट करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, और थर्मोडायनेमिक्स को बिल्डअप करेंगे पूरे सब्जेक्ट को, स्टेप बाय स्टेप पूरे सब्जेक्ट को हम लोग वीडियोस में कवर करेंगे। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, पाथ क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, आपकी बाउंड्री कितनी तरह की होती है, कितने तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, ये सब हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में ही, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड अपने आप में ही डेफिनेशन को क्लियर करता है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो इज रिलेटेड विद एनर्जी, हीट, वर्क। डायनेमिक्स मीन्स मोशन और इंटरेक्शन। मीन्स थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से डिफाइन होता है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जीज बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है ना। एक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम्स या बिटवीन टू बॉडीज। दूसरी अगर थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन करना चाहें तो ये है thermodynamics is a branch of science, thermodynamics is a branch of science which deals with the interaction of heat and work, interaction of heat and work। अगर मैं हीट की बात करूं, हीट का और वर्क का इंटरेक्शन बताता है, हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन बताता है कि हीट वर्क में किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है और वर्क हीट में किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। हीट को हम अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी कहते हैं, हम हीट को अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, वर्क हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क जो है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मींस जो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमारी वर्क है। तो हम लोग पूरी थर्मोडायनेमिक्स में का इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है वो यही है कि इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क और एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी कन्वर्जन बिटवीन टू सिस्टम्स, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस को पहले समझना पड़ेगा। क्या हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, तो हम लोगों को बेसिक से कुछ डेफिनेशंस सीखनी पड़ेगी। उन बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले जहां से स्टार्ट होती है थर्मोडायनेमिक्स वो है सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। इसको समझते हैं। सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम वो रीजन है जहां पर हम स्टडी के लिए फोकस किए हुए हैं। सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं वो रीजन, वो जगह, यूनिवर्स की वो जगह जहां पर हमारा सारा की सारा फोकस है, हम सारे के सारे कंसंट्रेटेड हैं, हमें इस जोन की, इस पोर्शन की स्टडी करनी है, ठीक है ना। अगर थर्मोडायनेमिक्स के बाहर सिस्टम को समझें तो मान लीजिए कोई आपके स्पेस के बारे में स्टडी करना चाह रहा है, आपके प्लेनेट और सन के बीच में क्या इंटरेक्शन रहता है, मून, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनके इंटरेक्शन, उनके बारे में स्टडी करना चाह रहा है, तो उसके लिए उस टाइम पर सिस्टम उसका अपना पूरा सोलर सिस्टम, ठीक है ना। अगर कोई रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी करना चाह रहा है, मान लो कोई रेफ्रिजरेटर की स्टडी करना चाह रहा है, तो वो जो रेफ्रिजरेटर है वो उसका सिस्टम, ठीक है ना। तो जहां पर भी हमारा फोकस होता है स्टडी के लिए, वो रीजन जहां पर हमारा स्टडी के लिए फोकस है वो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि एक कॉलेज है, एक कॉलेज में
400 स्टूडेंट्स हैं, सपोज दैट एक कॉलेज है जिसके अंदर 400 स्टूडेंट्स हैं, और मैकेनिकल में आपके मान लीजिए 180 स्टूडेंट्स हैं, और मैकेनिकल सेकेंड ईयर में आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर मेरा सारा की सारा कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिकल सेकेंड ईयर में है, तो मैं किन की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जो मैकेनिकल सेकेंड ईयर में पढ़ रहे बच्चे, जो 60 स्टूडेंट्स हैं। बाद बाकी के सारे स्टूडेंट्स मेरे क्या है, सिस्टम का पार्ट नहीं है। जहां पर मेरा फोकस है वो मेरा क्या है, सिस्टम है। अगर मैं ओवरऑल बीटेक की बात कर रहा हूं, ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, मतलब कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, मेरी पूरे की पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना चाह रहा हूं, का मेरा फोकस है स्टडी के लिए, तो मेरे लिए सिस्टम के पार्ट क्या होगा, वो 400 स्टूडेंट्स हो गए। अगर मैं मैकेनिकल की सारी ब्रांचेस की स्टडी करना चाह रहा हूं, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर मिला के, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के बच्चे जो हैं वो मेरे स्टडी के लिए क्या है, फोकस पॉइंट है, तो वो मेरा क्या हो गया, सिस्टम। रेस्ट ऑफ द थिंग क्या कहलाती है, हमारी आपकी क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई, ठीक है ना। तो हम सिस्टम को इस तरह से समझते हैं, हम जो डायग्राम बनाते हैं, हम जो आपको बुकों में दिखेगा, ये आपका सिस्टम है, जहां पर मेरा फोकस पॉइंट है, वो हमारा सिस्टम है। सिस्टम के बाहर का जितना भी पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, अदर रेस्ट ऑफ द रीजन एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। जैसे इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल से समझते हैं। एक मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जिसके अंदर मेरा क्या है, वर्किंग फ्लूइड है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है ना, इसके अंदर मेरी क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस गैस की स्टडी करना चाह रहा हूं, तो इसके अंदर की जो भी गैस है, मैं डॉटेड लाइन से, ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं, इस डॉटेड लाइन के अंदर जितने भी गैस है, ये मेरी क्या है, सिस्टम का पार्ट है, ये मेरी क्या हो गई, सिस्टम। और ये जो है, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये हो गई इसकी बाउंड्री, ठीक है ना। और इसके बाहर जितना भी पोर्शन है, वो हो गई इसकी सराउंडिंग, क्या हो गई, सराउंडिंग, ठीक है ना। अगर मैं इस गैस को मैं हीट कर रहा हूं, इस गैस को हीटिंग कर रहा हूं, जब मैं हीट करूंगा इस गैस को, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, और क्या होगा, ये गैस एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी। गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो भी मेरा सिस्टम, सपोज दैट पिस्टन की नई पोजीशन ये आ गई, पिस्टन मेरा यहां आ गया, अब यहां पर भी क्या आ गई, गैस आ गई, तो भी ये जो बाउंड्री थी, ये बाउंड्री कहां हो जाएगी, यहां तक एक्सटेंड हो जाएगी, और अब मेरा सिस्टम क्या हो गया, ये सिस्टम बन गया। तो वो पॉइंट, वो स्पेस, वो रीजन जहां पर हमारा स्टडी के लिए सारा की सारा फोकस है, वो मेरा सिस्टम है। उसके बाद की सारी चीजें क्या है, हमारी सराउंडिंग है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क, और कह लें कंबाइंडली, कह लें दोनों को एनर्जी, किसी भी फॉर्म में, हीट या वर्क की किसी की फॉर्म में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये मेरी सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री होती है, ठीक है ना। बाउंड्री जो है वो 3 तरह की हो सकती है, जो है वो बाउंड्री तीन तरह की हो सकती है, फिक्स्ड, या फिर ऐसे कहो, बाउंड्री को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री। और बाउंड्री की क्लासिफिकेशन है आपकी रिजिड या फिक्स्ड, ठीक है ना। दूसरी आपकी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री में क्या डिफरेंस है, रियल बाउंड्रीज
वो बाउंड्री है जिसे हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री वो बाउंड्री है जिसको हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पर हम सिस्टम के अंदर उस बाउंड्री को इंप्लांट करते हैं। इंप्लांट करने का मतलब स्टडी के लिए कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री दोनों तरह की ही, रियल भी हो सकती है, मतलब रिजिड या फिक्स्ड भी हो सकती है, या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। कैसे? देखो, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है, जिसके अंदर वाटर फिल है, और मैं इस वाटर को हीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। और मैं इस सिस्टम को, इस वाटर को जो मेरा फ्लूइड है, ये मेरा सिस्टम का पार्ट है। ये मेरे अगर सिस्टम का पार्ट है तो बाउंड्री क्या हो गई? बाउंड्री हो गई आपकी ये, ठीक है ना? बाउंड्री हो गई आपकी ये, क्लियर? बाउंड्री हो गई आपकी ये। तो ये किस तरह की बाउंड्री है आपकी? ये आपकी जो बाउंड्री है, अगर मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूं, एक तरह से देखा जाए इस वाटर को, वर्किंग फ्लूइड को सराउंडिंग से ये कंटेनर अलग कर रहा है, ये कंटेनर या बीकर अलग कर रहा है। तो ये कैसी बाउंड्री है? आपकी रियल बाउंड्री है। ये क्या है? आपकी रियल बाउंड्री है। कंटेनर या बीकर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ठीक है ना? अच्छा, अगर यही क्लोज्ड होता, अगर यही बर्तन क्लोज्ड होता, तो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री क्या हो जाती? रियल हो जाती, ठीक है ना? अब फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होगी? जैसे कि एक बैलून है, बैलून के अंदर क्या है? कुछ एयर है, या एम्प्टी है अभी मान लेते हैं, या फिर कुछ एयर है। अब मैं इसके अंदर एयर को पुट कर रहा हूं, एयर को क्या कर रहा हूं? इनटेक करा रहा हूं, ठीक है ना? एयर को इनटेक करा रहा हूं तो क्या होगा? ये बैलून क्या होगा? बैलून धीरे धीरे एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। बैलून धीरे धीरे करके एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। बैलून की नई पोजीशन ये होगी, फिर बैलून की पोजीशन ये होगी। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग की बात करते हैं तो पहले जो एयर थी, ये सिस्टम की बाउंड्री क्या थी? ये थी। फिर सिस्टम की बाउंड्री क्या हो गई? ये हो गई। सिस्टम क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। फिर सिस्टम की बाउंड्री क्या हो गई? ये हो गई। और एक्सपेंड करने के बाद तो क्या हो रहा है? ये बाउंड्री क्या हो रही है? जैसे जैसे उसमें प्रोसेस हो रहा है वैसे वैसे चेंज हो रही है। तो इस तरह की बाउंड्री को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ये जो है, ये आपकी क्या है? रिजिड बाउंड्री है। ये आपकी क्या है? रिजिड बाउंड्री है। और ये आपकी कौन सी है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। रियल और इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या है? रियल और इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब ऐसे है, ऐसे समझो, एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमारे सिस्टम का पार्ट है। पर मेरा फोकस पूरे सिस्टम पर नहीं है। मैंने सिस्टम बना रखा है आपका, मुझे केवल इतने पोर्शन पर स्टडी करनी है। क्या यहां पर एग्जिस्ट कर रही है कोई बाउंड्री? नहीं, बाउंड्री कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पर मैंने एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ की है जहां पर मुझे स्टडी करनी है, जहां पर मुझे जो है आपको स्टडी करनी है। तो ये किस तरह का बाउंड्री का एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया आपकी इमेजिनरी बाउंड्री का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है ना? रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री, और इनमें भी आपकी रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। दोनों तरह की बाउंड्रीज पॉसिबल है, ठीक है ना? अच्छा, और सिस्टम हमने पढ़ लिया, बाउंड्री पढ़ ली, और सिस्टम और बाउंड्री के बाद जितना भी पोर्शन है, वो आपकी क्या है? सराउंडिंग। वो क्या है? आपकी सराउंडिंग, ठीक है ना? अब बात आती है, अगर मैं सिस्टम प्लस बाउंड्री प्लस सराउंडिंग का एडिशन कर दूं तो टर्म आती है यूनिवर्स। तो टर्म बनती है यूनिवर्स। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री, तीनों को ऐड कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। इसके अलावा कुछ चीज बची यूनिवर्स में? कुछ नहीं बचा। तीनों को अगर हमने शामिल कर लिया तो वो किसका पोर्शन हो गया? वो क्या हो गया? आपका यूनिवर्स हो गया। बुक्स में जनरली आपको लिखा होता है यूनिवर्स इज इंक्लूजन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स, ठीक है?
तो ये सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का पोर्शन होता है, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, जो इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम जो है ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो सिस्टम हमारे तीन तरह का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड जो होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें से मास, जिस सिस्टम में से मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो मास और एनर्जी, मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है पर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम की बात करूंगा और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूंगा तो मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। मतलब ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज, दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल है। मतलब सराउंडिंग से मास सिस्टम के अंदर आ सकता है, सिस्टम से मास सराउंडिंग में जा सकता है। मतलब सिस्टम के अंदर मास आ सकता है, सिस्टम में से मास बाहर जा सकता है। और मास अगर बाहर जाएगा तो एनर्जी तो अपने आप ही अंदर बाहर होगी, क्योंकि मास भी अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करके ले जाता है। तो दोनों ही चीजों का, मास और एनर्जी का इंटरेक्शन अगर पॉसिबल है सराउंडिंग के साथ, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल है मास और एनर्जी का, तो वो है आपका ओपन सिस्टम। अगर क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं तो मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, किसके साथ? आपकी सराउंडिंग के साथ, पर आपकी एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकती है, एनर्जी सिस्टम के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। और अगर आपके आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो ना तो मास बाहर जाएगा, ना मास अंदर आएगा, ना एनर्जी बाहर जाएगी, ना एनर्जी अंदर आएगी, ठीक है ना। और आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम है आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? बहुत डिफिकल्ट है एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम को बनाना, क्योंकि हम एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं हीट या वर्क की फॉर्म में, पर हम एनर्जी को ये कहें कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। हम अचीव कर सकते हैं आपकी आइसोलेशन को, आपके आइसोलेशन को अचीव कर सकते हैं, पर परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस चीज को हम एक टेबल से समझते हैं, टेबल से समझते हैं कि, और फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो ओपन सिस्टम, मास, एनर्जी, ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना। जहां पर मास का और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है वो आपका ओपन सिस्टम, जहां पर मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, वो आपका क्लोज्ड सिस्टम,
और जहां पर ना मास का एक्सचेंज पॉसिबल है ना आपका एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, वहां पर क्या हो गया आपका क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मेरा कंटेनर है, एक मेरा कंटेनर है, कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूं, कंटेनर को हीट दे रहा हूं, कंटेनर को हीट कर रहा हूं। इसके अंदर मेरा वाटर है, इसके अंदर मेरा क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर। मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और मैंने इसको हीट देना स्टार्ट की, इसकी हीटिंग करना स्टार्ट की। हीट करेंगे हीट करेंगे हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये जो इसके नीचे बर्नर जला रखा है, यहां से क्या होगी, एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या होगी, सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम के अंदर हीट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है। ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाटर जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देगा तो फ्यूम्स की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में ये क्या होगा, वाटर क्या करेगा, इस कंटेनर को छोड़ेगा, इस कंटेनर को क्या करेगा, लीव करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, मास, इसका पानी का, वाटर का जो मास है वो कम होने लगेगा। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल, ये हो गया ओपन सिस्टम। ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ओपन सिस्टम। अब इसी सिस्टम में मैंने कुछ नहीं किया, इसी सिस्टम में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये जो मैं वाटर को बॉईल कर रहा था, ये वाटर को जो इसको हीट कर रहा था मैं, इसको क्या कर दिया मैंने, एक लिड लगा दी, क्या लगा दी, लिड, ढक्कन लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, हीट तो अंदर जा रही है, हीट तो अंदर जा रही है, पर क्या होगा, इसमें से मास को मैंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मास बाहर नहीं आएगा, जो वेपर बनेगी वो इसके लिड पे, इसके ढक्कन पे क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, इसके ढक्कन पर इकट्ठी हो जाएगी, और क्या होगी, फिर कंडेंस होकर द्वारा से क्या हो जाएगी, इसी में आने लगेगी। तो सिस्टम में से मास नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी इसके अंदर जा रही है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ये क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ठीक है ना। इसी को मैंने क्या किया, इसी में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और किया। क्या किया मैंने, ये बर्तन था मेरा, ये मेरा बीकर था जिसको मैं हीट कर रहा था अभी, इसके अंदर क्या था, मास। इसको मैंने ऑलरेडी लिड तो रखी हुई थी, लिड रखी हुई है, इसके अंदर मास था। मैंने क्या किया, यहां पर इसकी वॉल पर चारों तरफ इंसुलेशन मटेरियल की लेयर चढ़ा दी। इंसुलेशन मटेरियल क्या होता है, जो हीट को, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता ना, मतलब हीट को अंदर से पास नहीं होने देता। तो क्या करेंगे, चाहे हम इसको नीचे बर्नर लगा हुआ है, पर ये वाली हीट अब इस सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं कर रही होगी, क्योंकि ऊपर से लिड लगी हुई है, तो मास भी इसके अंदर एंट्री नहीं कर रही, मास भी इसके अंदर से एग्जिट नहीं करेगा। तो ये कैसा सिस्टम हो गया आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। ये कैसा सिस्टम हो गया आपका, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, क्लियर है, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होंगी, वो आपका ओपन सिस्टम। सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, मास एक्सचेंज नहीं होगा, वो आपका क्लोज सिस्टम। और जिसमें से ना मास एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी, वो आपका कैसा है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को समझते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम के, और आपके क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के। ठीक है ना। अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करता हूं, तो मान लो कि मैं एक नॉर्मल बर्तन में, गैस के बर्नर पर, किचन में क्या कर रहा हूं, पानी को बॉईल कर रहा हूं, पानी को बॉईल कर रहा हूं। पानी क्या है, मेरा सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम है मेरा। ठीक है ना। और मैं नीचे से हीट दे रहा हूं, तो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, और उसकी वेपर्स धीरे धीरे क्या करेंगी, आपकी सिस्टम को छोड़कर जाने लगेगी। तो वो कैसा एग्जाम्पल हो गया, आपके ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल बताऊं, घर में जब हम आलू बॉईल करते हैं, कुछ भी चीज बॉईल करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर अगर हम कुछ भी चीज बॉईल करते हैं, तो क्या होता है, जब हीट देते हैं और एक प्रेशर के बाद जो उसके ऊपर विसिल लगी होती है, एक प्रेशर तक तो वो बियर करती है, तब तक वो क्लोज सिस्टम रहता है। जैसे ही विसिल
प्रेशर कुकर के अंदर इतना प्रेशर हो जाता है कि विसिल उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाती, तो क्या करती है, विसिल उठती है और उसमें से कुछ वेपर्स निकलती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें से वेपर्स निकलती हैं। तो क्या हुआ, वेपर्स निकली का मतलब कहां से आई वो वेपर, वो वाटर जो बॉइल हुआ होगा उसी से वेपर फॉर्म हुई होंगी, वो वेपर सिस्टम में से बाहर निकल गई। सिस्टम से बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, मास बाहर निकल गया। और मास बाहर निकल गया तो मास के साथ साथ एनर्जी भी बाहर निकली होगी, तो वो कैसा हो गया, फिर से ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो अगर मैं बात करूं अच्छी क्वालिटी का थर्मस, अच्छी क्वालिटी का थर्मोफ्लास्क जो हमारे घर में होता है, उसमें हम ये कह सकते हैं वो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। एक बार मैंने उसमें गर्म पानी भर दिया और उसको अच्छे से टाइट कर दिया, तो 7-8 घंटे तक, 9 घंटे तक, 10 घंटे तक, जैसी क्वालिटी है उस थर्मस की, वो पानी गर्म बना रहता है। वो क्या बना रहता है, पानी गर्म बना रहता है, क्योंकि उसमें ग्लास बूल होती है। ग्लास बूल क्या करती है, एक तरह का इंसुलेटर होता है जो हीट को बाहर अंदर नहीं आने देती है, ठीक है ना। तो काफी लंबे समय उसमें से मास भी नहीं निकल रहा और उसमें से एनर्जी भी नहीं निकल रही। आइसोलेटेड सिस्टम है, पर वो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि 8-10 घंटे बाद, 15 घंटे बाद वो पानी भी ठंडा हो जाएगा। वो पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। और मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है ना। पर इस दुनिया में, इस जग मतलब हम एक सिस्टम ऐसा है जिसे हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। उसमें सारे के सारे आइसोलेटेड सिस्टम के रूल्स फॉलो होते हैं। थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने एक सिस्टम पढ़ाया था जिसका नाम लिखा भी था बोर्ड पर, वो सिस्टम आपका परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है। इस दुनिया में परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम के नाम पर एक ही सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो सिस्टम है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब हमने एज ए होल जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, एज होल जो भी चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, सबको क्या कर लिया, हमने अपने सिस्टम का पार्ट बना लिया। अगर मैंने यूनिवर्स को ही अपना एक सिस्टम बना लिया तो अब इसके बाहर क्या बचा, ना तो मास एक्सचेंज होगा, बाहर जाएगा, ना आपकी क्या होगी, एनर्जी बाहर जाएगी, एनर्जी अंदर आएगी। तो यूनिवर्स को हम लोग परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। बोल सकते क्या है, अगर कोई पूछे परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल, तो आपका यूनिवर्स जो है वो आपका परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये 3 तरह के सिस्टम है जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। और हम जब भी बात करेंगे, हमें जो सबसे ज्यादा स्टडी करनी है, जो एनालिसिस करनी होती है, वो हमें क्लोज्ड सिस्टम की और आइसोलेटेड सिस्टम की स्टडी करनी होती है। हम ओपन सिस्टम की स्टडी नहीं करते अपनी इस थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना। और 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, और 2 तरह के सिस्टम्स हैं इन सिस्टम्स के अलावा, वो है होमोजीनियस सिस्टम एंड हिट्रोजीनियस सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन है सिस्टम्स का, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम का, वो है डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, फेज ऑफ द फ्लूइड। अगर आपका होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हीट्रो का मतलब होता है आपका डिफरेंट। अगर आपके सिस्टम के अंदर जो भी फ्लूइड है वो अगर सेम फेज में है तो वो होगा होमोजीनियस सिस्टम। अगर आपके सिस्टम के अंदर जो भी लिक्विड, जो भी आपका फ्लूइड है, वो आपका डिफरेंट फेजेस में है, तो वो क्या होगा, आपका होमोजीनियस सिस्टम। हिट्रोजीनियस सिस्टम जैसे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड HCl, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड HCl, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये भी लिक्विड फेज में है और आपका ये भी लिक्विड फेज में है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, आपका होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है ना। दूसरा एग्जाम्पल,
प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये दोनों कैसे हो गए, लिक्विड फेज में हो गए। ऑक्टेन गैस प्लस हेप्टेन गैस, तो दोनों कैसे हो गए, गैसियस फेज में हो गए। तो ये कैसे एग्जाम्पल हैं, ये 1 2 3, ये किस तरह के एग्जाम्पल है, आपके होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है। हेटेरोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल को मान लें वाटर प्लस स्टीम। वाटर किस फेज में, लिक्विड फेज में, स्टीम किस में, वेपर फेज में, लिक्विड गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। दूसरा वाटर प्लस आइस, लिक्विड सॉलिड। अगर दो अलग अलग फेजेस में होंगे तो क्या होगा, वो हेटेरोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके दो अलग तरह के सिस्टम्स और होते हैं। वैसे सिस्टम्स को हम ब्रॉडली थर्मोडायनेमिक्स में 2 ही पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, तो 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर फर्दर और बढ़े तो होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है ना। अब हमें थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ सकते हैं, जिसके थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ सकते हैं। वो है आपकी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की स्टडी करनी है, तो हमारे पास 2 वे हैं, मैक्रोस्कोपिक और स्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और जो आपकी मैक्रोस्कोपिक है इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। दोनों में समझने में क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अगर हम स्मॉल लेवल पर बात करते हैं, अगर हम सिस्टम की स्टडी, सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या फिर क्लासिकल अप्रोच, ठीक है ना, वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अगर हम बड़े लेवल पर एज ए होल सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। अब छोटे और बड़े लेवल का क्या चक्कर है, ये चक्कर ये है कि अगर हम सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पर जाके, मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पर जाके हम सिस्टम के बारे में मतलब इतना डीप में स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक एक एटम की, एक एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है, एक एक मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी क्या है, एक एक मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जब हम सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी या फिर आपका स्टैटिस्टिकल अप्रोच। जब हम एज ए होल, जब हमारे एज ए होल हम एवरेज वैल्यूज पर फोकस करते हैं, एवरेज वैल्यूज पर फोकस करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या फिर आपका क्लासिकल है। इसके अंदर क्या है, गैस है कोई, ठीक है ना, इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है, ये मेरा क्लोज सिस्टम है। अगर मैं जानना चाहता हूं इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं मैं, इसके हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं मैं। एक मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर की वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, ये जो मॉलिक्यूल है ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है वॉल को, ये मैं स्टडी करूं एक एक मॉलिक्यूल की, तो इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी।
ठीक है ना। पर मैं बात करूं इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, इस गैस का ये ओवरऑल गैस जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है ना। इस पूरी गैस का कितना टेम्परेचर है, ये पूरी की पूरी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, जो अगर गैस है तो कंटेनर के बराबर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये प्रेशर कैसे निकाला होगा, ये कायदे से प्रेशर कैसे निकाला होगा, ये आपका क्लासिकल अप्रोच में आता है। क्या किया होगा हमने, प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल वॉल पर हिट किया तो कितने फोर्स के साथ हिट किया, पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज आपका प्रेशर। तो मान लो n मॉलिक्यूल्स थे, तो एक ने P1 किया, दूसरे ने P2 किया, तीसरे ने P3 किया प्रेशर, चौथे ने P4 किया। ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है ना। जब मैंने इसका ऐसे करके n मॉलिक्यूल्स का प्रेशर निकाला और n से डिवाइड कर दिया तो मेरे को आ गया नेट एवरेज प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं कि ये जो गैस है ये इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं आपकी क्या, मैक्रोस्कोपिक। जब हम एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक। अगर मैं इसका गैस का टेम्परेचर निकालूं थर्मोमीटर लगा के, थर्मोमीटर एक में यहां लगा दूं, एक थर्मोमीटर में यहां लगा दूं, एक थर्मोमीटर यहां लगा दूं, एक थर्मोमीटर में यहां लगा दूं, चारों थर्मोमीटर्स में जो टेम्परेचर आएगा वो सेम आएगा। तो वो किसका टेम्परेचर है, एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं है, एक एटम का टेम्परेचर नहीं है, एज ए होल जो गैस इसमें भरी हुई है, जो हमारा सिस्टम में गैस भरी हुई है उस सिस्टम का टेम्परेचर है। तो जब हम लार्जर लेवल पर एवरेज वैल्यूज, एवरेज प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करते हैं किसके लिए, आपके मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे को पढ़नी है वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही पढ़नी है, एवरेज वैल्यूज को ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस इज 15 बार, तो 15 बार वो उन गैस का एवरेज प्रेशर है, किसी एक मॉलिक्यूल का नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300 केल्विन, तो वो क्या है, उस गैस का एवरेज टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासिकल अप्रोच नहीं, हम लोग क्या करते हैं, क्लासिकल अप्रोच या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच करते हैं। और आपको पता है कि अगर हम एटम्स की स्टडी करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली ये जो स्टडी है, ये जो हमारी स्टडी है, ये अप्रोच है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसमें क्या होता है, हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक है, ये रिलेटिवली इजी है, ठीक है ना। इसमें लो टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट से भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, ठीक है। अब जो हम लोगों को आगे जो हम पढ़ना है, आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद स्टेट पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट पाथ क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम पर कोई भी चीज आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी